Okay, Malik. Good morning. Hopefully, everybody is doing good. Okay, and I am also doing good. After now, I am recovered. चीजें better है. Okay, the things are good at my end. Okay, Malik, this lecture is with respect to your RTP November 20 examination. RTP May 20 is already uploaded on YouTube. So RTP November 20. Okay, I am just recording separate lecture for EIS and separate lecture for SM. RTP का RTP November 20 का आई वुड सजेस्ट कि एक बार पूरा सिलेबस का ओवरव्यू हो जाना चाहिए, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज तो आपको रिकॉल होगा कंटेंट, यानी ऑल टुगेदर दिस लेक्चर विल नॉट बी एकदम बहुत बड़ा लेक्चर समथिंग लाइक दैट. ओके, इट विल बी एकदम आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आई एम थिंकिंग 1 आवर ऑड इस लेक्चर को लगना चाहिए. तो आपने ये लेक्चर कब देखना चाहिए? एक बार आपका रिवाइज हो जाए या आपका एक बार गो थ्रू हो जाए कंटेंट, उस टाइम पे आपका ये लेक्चर देखना बेटर ऑप्शन रहेगा, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट आंसर रिकॉल होने में ओके मदद मिलेगी. ओके, इवन आई एग्री विद द कंटेंट कि भाई यार ईआईएस का कंटेंट बड़ा रहेगा, आपका रिवीजन प्लस माइनस हो सकता है. तो देखिए, रिवीजन प्लस माइनस रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये लेक्चर से आपको रिकॉल होने में पॉइंट मिलेगा. सर क्या ये एलडीआर जैसा लेक्चर रहेगा? आंसर इज नो, दिस इज नथिंग टू डू विद एलडीआर, दिस इज प्योरली आरटीपी. डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरटीपी से, आरटीपी नवंबर 20 से अपने एग्जामिनेशन में. ओके, बट टू द एक्सटेंट दिस इज नथिंग टू डू विद एलडीआर. तो मेक श्योर आप ये अंडरस्टैंड करिए ये आरटीपी का है. एलडीआर के लिए मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग करूंगा मालिक. ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आरटीपी नवंबर 20 में ओके आपको सीरीज जो दी हुई है वो क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनारियो बेस दिया हुआ है. इवन मे 20 के उन्होंने आरटीपी में इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनारियो इंक्लूड किया था. याद रखिए, नवंबर 19 में या उसके पहले ऐसा इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनारियो कहीं पर भी नहीं था मालिक. तो आपने इंटीग्रेटेड केस स्टडी के सिनेरियो को समझना है तो मे 20 का आरटीपी लेक्चर जो यूट्यूब पे मेरा अपलोडेड है, और अभी वाला ये लेक्चर जिसके अंदर आपके इंटीग्रेटेड केस स्टडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है वो अपन देख रहे हैं, तो उसको आप देख के एटलीस्ट अपने इसमें एनालाइज कर सकते हो. वैसे मैं बता दूं, ज्यादा कोई हेडेक नहीं रहता है. इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियो भले वो बोला जाता है, केस स्टडी बहुत भयंकर दी जाती है, उसमें से आपको कुछ कंक्लूड करना रहता है, और एमसीक्यू में एज सच आपके डायरेक्टली आंसर रिलेटेबल होते रहे. मतलब वो ऐसा केस स्टडी के बेसिस पे ही अपने को आंसर आएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है कॉन्सेप्ट. ओके, बट हाँ, केस स्टडी समझने से थोड़ा सा अपने को एनवायरनमेंट तैयार होगा, उस एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के हिसाब से आंसर चाहिए अपने को. तो देख लेते हैं सबसे पहला. तो आप देख लेते हैं ओके, जो होपफुली आपके पास आरटीपी होगी, आरटीपी आपके पास ऑलरेडी होगी, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो. ओके, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल जो भी आपका पॉइंट है उस पे से डाउनलोड कर लीजिए आरटीपी, और देख लीजिए ये नवंबर 20 आरटीपी का डिस्कस कर रहा हूं. और मैं आपको वापस बता दूं, आप सब लोग ओके आपको विनंती करके बता रहा हूं, मतलब आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं मालिक, कि आप सिर्फ मे 20 और नवंबर 20 की आरटीपी रिफर करिए. उसकी पिछली आरटीपी रिफर करना आपके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि पिछला नवंबर 19 का सिलेबस और मे 20 ऑनवर्ड्स के सिलेबस में अमेंडमेंट्स बहुत है. जब मैं बोल रहा हूं बहुत है, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो बहुत है, तो उसका इंपैक्ट आएगा, और हो सकता है आपको ऐसा लगेगा साला ये पॉइंट अपन ने कहीं पर पढ़ा नहीं मालिक. तो ये ना हो, तो इसीलिए ध्यान रखना, वी नीड टू एंश्योर दैट वी शुड बी वेरी क्लियर विद अवर सिलेबस. तो अवर सिलेबस इज न्यू सिलेबस इज एप्लीकेबल फ्रॉम मे 20 एग्जामिनेशन. तो मे 20 और नवंबर 20 की ही आरटीपी देखिए मालिक. ओके, सबसे पहले अपन केस स्टडी पढ़ लेते हैं और उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं. तो अपन आरटीपी में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इज बेस्ड ऑन केस स्टडी सिनेरियो. क्वेश्चन 5 इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, उन्होंने एमसीक्यू में क्या बताया है कि भाई यार क्वेश्चन 1 to 4 जो है वो केस सिनेरियो बेसिस पे, और क्वेश्चन 5 इंडिपेंडेंट है. ठीक है, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पांचों के पांचों क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ओके, ये आपको सिर्फ गुमराह करने वाली कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ही है, टेंशन मत लीजिए. देखते हैं, केस स्टडी पढ़ लेते हैं मालिक. स्वीट एंड सॉर इज एन एस्टेब्लिश्ड फूड चेन विद 5 ब्रांचेस. ठीक है, ब्रांचेस है एट डिफरेंट लोकेशन, यानी मल्टीपल लोकेशन में विद इन दिल्ली. In 2018, the management decided to start tiffin services with 24/7 availability on regular basis. ठीक है मालिक. To do so, they decided to acquire a software which would be an online assistant
टू इट्स कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग देम कंप्लीट डिटेल अबाउट देयर सर्विसेज। यानी अगर ये स्टेटमेंट समझाओगा, देखो मैं कुछ चीजें केस स्टडी की इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब जब अपन कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाए, इसीलिए आरटीपी का लेक्चर। अदरवाइज खाली मेरे को आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरटीपी में आंसर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जा रहा हूं जिससे आपको वो चीजें रिकॉल हो जाए। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लोग जो टिफिन सर्विसेज चालू कर रहे हैं, टू डू सो, okay, to do so they decided to acquire a software which would be an online assistant to its customer by providing them complete detail about the services. I don't know आपने कहीं पर कुछ चीजों को फोन किया, एग्जांपल जब भी अपन कुछ कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो वहां पर ह्यूमन बीइंग बैठ के कस्टमर केयर हैंडल नहीं करता। देयर इज एन ऑनलाइन सर्विसेज जो अपने को गाइड करता है। एग्जांपल आपको ऐसा करना है तो 1 दबाइए, वैसा करना है तो 2 दबाइए, ऐसा करना है तो 3 दबाइए। ओके, ये सर्विसेज आपको मिलेगी, ये सब वो बोलते रहता है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यानी अगर आपको याद होगा कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 में अपन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग भी अपन ने देखा था। अगर आपको याद आ रहा है तो ये समथिंग है जो ह्यूमन बीइंग करता है, वो ऑल टुगेदर सिस्टम करता है, वो ऑल टुगेदर सॉफ्टवेयर करता है। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में अपन ने बहुत पॉइंट से पढ़ा था कि भाई यार जो ये एग्जांपल, ये सर्विसेज जो बोली हुई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। Even I explain one thing. I don't know how many of you remember that. Google has also launched, okay, artificial intelligence का next version, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने लिए ऑनलाइन बुकिंग कर लेगा। एक ऐसा वीडियो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा यूट्यूब पे, जहां पर आप देख सकते हो, गूगल असिस्टेंट करके देख लीजिए। ओके, उसमें आपको यह मालूम पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए, मैं एग्जांपल अभी मैं मीटिंग में हूं या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मुझे है ना मेरे बार्बर शॉप से मेरे को कटिंग की अपॉइंटमेंट, हेयर सैलून की अपॉइंटमेंट लेनी थी यार, मेरे को हेड मसाज करना था। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मेरे सिस्टम को बोल दिया कि भाई यार एक काम करना, ओके, शाम को 6 बजे की अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी इसमें मैं कुछ बीच में मैं कुछ और टाइम पास नहीं कर सकूंगा, तो तू अपॉइंटमेंट ले लेना। तो अब ये सिस्टम क्या है एग्जैक्टली, जो भी मैंने टाइम फ्रेम डाला होगा, एग्जांपल मैंने 11 बजे का टाइम फ्रेम डाला है, 11 AM का, अब 11 बजे वो कॉल कर लेगा और वो खुद इंटरेक्ट करेगा हेयर सलून वाले के साथ में। ओके, इसकी मुझे अपॉइंटमेंट दो। दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो एंड दिस इज वेयर गूगल इज गोइंग हेड। तो दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत पुराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत पुराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है यार, मतलब जो खाली बस मतलब आएगा और फोन पे बोलेगा। यानी इन शॉर्ट ह्यूमन बीइंग की जगह एक लेडी रहे, अपन यूजुअली रिसेप्शनिस्ट रहती है जो सब कुछ बताती है, उसकी जगह एक सॉफ्टवेयर है जो सारी चीजें बताएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पहले बताया, तो मैंने हाईलाइट करके रखा है उस पॉइंट को। The management asks its manager to present them report mentioning the benefits, risk, control objectives and above highlighting any changes that required in working of food change। यानी इनके मैनेजर ने, ओके, जो भी बंदा है जो सॉफ्टवेयर के लिए है, उसमें उन लोग ने पूछा है भाई क्या मेरे को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, ये सब चीजें मुझे हाईलाइट कर दो। ठीक है मालिक। ओके, तो पहला एक पैराग्राफ समझ में आ जाता है। ठीक है भाई, मोटा मोटी ये चीज है कि इनको एक सॉफ्टवेयर लेना है जो ये 24/7 टिफिन सर्विसेज चालू कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन असिस्टेंट दे सके। ठीक है, अगला कंटेंट। The management, अभी भी केस स्टडी का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। The management settled on a plan to benefit all its customer by providing them discounted coupons in case they recommend their service to others and customer ensuring to provide the food change of 3 new customer। ये तो आपने कॉमन आज के डेट में देखा होगा कि अगर आप कोई कस्टमर है और वो किसी को रेकमेंड करता है तो हम आपको डिस्काउंट कूपन कोड देते हैं आपको, ताकि अगली बार आप जब हमारे से ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा और आप भी मोटिवेट रहोगे और 2-3 कस्टमर लाने के लिए। तो वो लोग बता रहे हैं कि भाई हमने एक ऐसा ऑफर निकाला जो डिस्काउंट कूपन कोड दिया जाएगा। Also, the management decided for a centralized billing system that mandatorily require say customer name, फोन नंबर टू बी फील्ड फॉर ईच बिल दैट सिस्टम जनरेट्स। ये एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो बिलिंग सिस्टम होगा वो सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम होगा। यानी हमारे फूड चेन कितने भी होने दो, कितने अपने लोकेशन में कितने फूड चेन थे अपने, अगर आप देखोगे तो 5 ब्रांचेस है, 5 ब्रांच में जो भी सेल होगा वो सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम से होगा। और सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम में कस्टमर को अपना नाम और फोन नंबर ये डिटेल देने पड़ेंगे मालिक। ठीक है मालिक, अगर आप देखोगे मेरा नाम और मेरा फोन नंबर ये देना पड़ेगा, ये मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है मालिक, प्राइवेसी इंफॉर्मेशन जैसा जा रहा है मालिक। To maintain these necessary details of its customer, okay, to maintain these necessary details of customer, the data management team, okay, जब ये और एक नाम आ गया data management team, okay, of Sweet and Sour implemented major changes in database design।
ऑफ इट्स बिलिंग सॉफ्टवेयर। यानी अब ये बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम जा रहा है जिसमें कस्टमर का नाम भी स्टोर रहेगा और फोन नंबर भी स्टोर रहेगा और उसमें और कुछ करना है, तो इनके डेटाबेस मैनेजमेंट टीम है एक, ओके, उन्होंने मेजर चेंजेस किए डेटाबेस के डिजाइन में, ठीक है। Subsequently, the security and database maintenance has become an essential to protect the system against any unlawful activity, as the database now contains the personal detail of customer. Okay, यानी लास्ट पॉइंट इन लोगों ने एक ही चीज समझाई है कि भाई यार जो डेटाबेस की टीम है इनको अभी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कस्टमर का डेटा इसमें आ गया है। तो मोटा मोटी केस स्टडी से अपने को क्या समझ में आता है कि भाई स्वीट एंड सॉर करके एक कंपनी है जिनकी 5 ब्रांचेस है, अभी वो टिफिन सर्विसेज चालू कर रही है और वो ऑनलाइन असिस्टेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर लेना चाहती है और साथ में और सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम करना चाहती है। और सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम में ऑल टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम में उनका डेटाबेस मैनेजमेंट टीम है जो उनके ऊपर काम करेगा ताकि उनका डेटाबेस की सिक्योरिटी, डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन, डेटाबेस का मेंटेनेंस, डेटाबेस की डिजाइन आराम से हो सके। ठीक है मालिक, ये केस स्टडी हो गया। अब ये केस स्टडी के बाद अपन उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। वैसे देखा जाए तो इन्होंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन 1 to 4 एमसीक्यू ये केस स्टडी सिनेरियो पे है और 5वां एमसीक्यू इंडिपेंडेंट है, यानी टोटल 5 एमसीक्यू अपने सिलेबस में दिए हुए इन्होंने आरटीपी केस में दिए हैं। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। The software which food chain decided to buy to help their customer and provide them online help falls under which of the following technology? ये तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि यानी ये सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं विच फूड चेन हैज डिसाइडेड टू बाय टू हेल्प देयर कस्टमर एंड प्रोवाइड देम ऑनलाइन हेल्प देगा, फॉल्स अंडर विच टेक्नोलॉजी? ओके, जिन्होंने ऑप्शन दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। तो 101% मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है, आंसर इसका ए रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपने को लॉजिकली समझ गया कि सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करने वाला है यार। ऑल टुगेदर मेरी एक सेक्रेटरी बैठेगी, सेक्रेटरी की जगह ऑल टुगेदर सॉफ्टवेयर अभी वो काम करेगा कि भाई कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है। देखो डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग यानी सर्चिंग फॉर रिलेवेंट डेटा। क्या वो सॉफ्टवेयर सर्चिंग फॉर रिलेवेंट डेटा कर रहा है? आंसर इज नो। तो वो डेटा माइनिंग नहीं है, इट इज हेल्पिंग द कस्टमर। ओके, जो भाई पर्सनल असिस्टेंट कर सकता है या हमारा सेक्रेटरी कर सकती है या रिसेप्शनिस्ट करने वाली है, वो काम कर रहा है। तो डेटा माइनिंग का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। डेटा माइनिंग मतलब क्या? अगर आपको याद होगा, डेटा माइनिंग इज समथिंग विच इज सर्चिंग द रिलेवेंट डेटा। It is also a part of data analytics। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कॉम्बिनेशन है, डेटा एनालिटिक्स है यार, ये एनालिसिस करना है। इधर डेटा का एनालिसिस हो रहा है क्या? तो डेटा माइनिंग ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग है? आंसर इज नो। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विदाउट वरिंग अबाउट मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब यहां पर कहा, अब आप क्वेश्चन को देखिए यार, वो क्या बोल रहा है? द सॉफ्टवेयर ऑफ फूड चेन डिसाइडेड टू बाय टू हेल्प देयर कस्टमर एंड प्रोवाइड देम ऑनलाइन हेल्प। अब ये क्या एक्सेसिंग डेटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ये बोल रहे वो सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन हेल्प कर रहा है वो क्या है? तो क्लाउड नहीं हो सकता। एंड इवन मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सटेंशन ही मोबाइल कंप्यूटिंग है। खाली मोबाइल कंप्यूटिंग इज एप्लीकेबल ओनली और यूज्ड ओनली बाय फॉर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। इफ यू रिमेंबर, मैंने हमेशा एग्जांपल दिया मेरी वॉशिंग मशीन। मेरे घर पे वॉशिंग मशीन आई थी, उसके बारे में मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग का दिया था। तो कॉन्सेप्चुअली मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, डेटा माइनिंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ऐसे केसेस में या एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अपने क्या ध्यान रखना है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। ओके, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व एमसीक्यू, इट डज नॉट हैव ओनली वन वे। बट माई कॉन्सेप्ट और मेरा तरीका जो रहेगा वो हमेशा इस तरह से रहेगा। और मैं जो समझाता हूं स्टूडेंट को, कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं। तो कॉन्सेप्ट में क्या समझाता हूं, आप कॉन्सेप्ट को लिंक करो। ओके, एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड विच आर नॉट, यानी आप पहले क्या करो, जो नहीं है वो देखो। ओके, एग्जांपल, अभी इस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ऐसा अपन ने प्लान करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, डेटा माइनिंग पॉसिबल नहीं है, क्लाउड पॉसिबल नहीं है, मोबाइल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आइडेंटिफाई द, मतलब डोंट फाइंड द राइट आंसर फर्स्ट, ऑलवेज फोकस ऑन मल्टीपल आंसर्स। यानी आप देखो, हाँ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, दूसरा है क्या? नहीं है, तीसरा है क्या? नहीं है, चौथा है क्या? नहीं है। यानी जो भी आंसर नेगेटिव है या रॉन्ग है उसको पहले निकालते जाइए और उसके बाद जो बचे हुए आंसर रहेंगे उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करिए। वैसे इस केस में अभी कोई बचे हुए आंसर थे नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने को समझ में अच्छे से आ रहा था, तो वी आर डूइंग द बेस्ट वन आउट ऑफ दैट। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक आप याद रख लेना। और ये भाई एकदम इजी आंसर था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में केस स्टडी में दे दिया था, लेकिन आप ये देख सकते हो मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है। ओके, सेकंड, द मैनेजर ऑफ द फूड चेन प्रिपेयर्ड ए डॉक्यूमेंट, ओके, वेयर ही deposited various business process of the food chain in diagrammatic form.
Which of the following diagram will be used to present predefined process? They are not showing process, they are saying predefined process है, predefined process. अब सबसे पहले अगर अपन डायग्रामेटिक में देखें तो अगर आप ए देखोगे तो ए को अपन प्रोसेस देते हैं. अगर आपको मालूम होगा फ्लो चार्ट में अपन ने पढ़ा था ए को प्रोसेस. प्रोसेस मतलब क्या? रेक्टेंगुलर बॉक्स. अगर आप बी देखोगे तो ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमेशा यूज करते हैं हम लोग, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, इफ रिमेंबर. बी वाला पोर्शन है मालिक. सी वाला पोर्शन ओके, ये वाला ओके, दिस इज समथिंग विच इज प्रोसेस का हिस्सा, विच इज ए प्री डिफाइंड प्रोसेस. अब ये क्योंकि अपने फ्लो चार्ट में बनाने को नहीं आता तो उसके अंदर है नहीं लॉजिकली, लेकिन ये प्री डिफाइंड प्रोसेस का हिस्सा रहता है. और अगर आपको ये डी वाला पॉइंट याद है तो ये डिसीजन बॉक्स है, जो अपन हमेशा बोलते हैं डिसीजन लेने में काम आता. अगर आपको याद है मैं हमेशा इसको काजू कतली करके कॉन्सेप्ट बोलता हूं, और इसका हाँ या ना ये दो ऑप्शन निकलते हैं. ओके तो लॉजिकली इस कॉन्सेप्ट में अपन, अगर आपको प्री डिफाइंड प्रोसेस एज सच याद भी नहीं आता है तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट करिए ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं नेगेटिव नहीं है. मेरे को बताओ रेक्टेंगुलर बॉक्स है क्या? नहीं, बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज नॉट प्री डिफाइंड प्रोसेस. वो आउटकम होता था. प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब क्या होता है? ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है कि ये प्रोसेस रहेगा. प्री डिफाइंड प्रोसेस. तो ये पहला वाला ए वाला प्रोसेस है, बी वाला स्टार्ट एंड स्टॉप है. ओके सी वाला ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो सी वाला एक बार ब्लैंक रखते हैं. डी वाला डिसीजन है, तो खत्म हो गया. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? 101% आपका सी आना चाहिए था. एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से अगर कभी कोई आपको एक हाथ पॉइंट प्लस माइनस रहेगा, लेकिन मेक इट श्योर यू आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट. मतलब जो भी गलत है उसको पहले निकालो, जो गलत है पहले उसको कैंसिल कर दो, और उसके बाद आप करेक्ट आंसर पे आ जाओ. एंड दैट इज हाउ बेस्ट करेक्ट आंसर पे आप आ सकते हो मालिक. ओके तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, जिसमें आपको ये समझना था कि भाई प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या है. ठीक है मालिक. थर्ड, the data management team of sweet and sour food chain was working to implement changes in database design. ठीक है, database design के इसमें changes करने वाले थे of its billing software. Which of the following person will carry out routine data maintenance and monitor this task? यानी ओके ये देखो, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डेटा मैनेजमेंट टीम ऑफ स्वीट एंड सॉर फूड चेन वाज वर्किंग टू इंप्लीमेंट चेंजेस इन डेटाबेस डिजाइन ऑफ इट्स बिलिंग सॉफ्टवेयर. यानी डेटाबेस डिजाइन में ये लोग चेंज करने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल कैरी आउट रूटीन डेटा मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग टास्क. यानी ये लोग को डिजाइन कौन करेगा वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए कौन सा पर्सन है जो रूटीन डेटा मेंटेनेंस एंड मॉनिटर करेगा. अब यहां पर इन्होंने 4 नाम दिए. ओके अब ये सर कंटेंट कहां पर है? ये अगर आपको याद होगा चैप्टर 3C का हिस्सा था, जहां पर अपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते थे, जहां पर अगर आपको मालूम होगा टॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था अपने, CIO, CFO, CTO, ओके CSO, CISO, ये 5 नाम अपने टॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे. उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट के लिए इसमें नाम पढ़ा था, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए नाम पढ़ा था, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पढ़े थे, ऑपरेशंस टीम के नाम पढ़े थे. उसी में से एक डेटा मैनेजमेंट टीम है. अगर आपको याद होगा तो अपने सिलेबस में देयर वर ओनली 3 नेम गिवन फॉर डेटाबेस. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का दिया था, डेटाबेस एनालिस्ट दिया था, डेटाबेस आर्किटेक्ट दिया था. ये 3 नाम ही दिए अपने सिलेबस में. अगर अपन 3 नाम देखते, 3 ही नाम दिए सिलेबस में. वापस मैं बता रहा हूं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एनालिस्ट, डेटाबेस ओके आर्किटेक्ट. इसके अलावा आपको कोई नाम नहीं दिया है. ओके अभी इसमें 4 ऑप्शन क्या है एक बार देखते हैं. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नाम दिया, डेटाबेस आर्किटेक्ट दिया, डेटाबेस एनालिस्ट दिया, डेटाबेस एडवाइजर. अब डेटाबेस एडवाइजर करके अपने सिलेबस में नहीं है और ना अपने पास कंटेंट है, तो इसके लिए आपको मालूम ही नहीं होगा डेटाबेस एडवाइजर क्या करेगा. तो इसीलिए डेटाबेस एडवाइजर तो आप सीधा काट ही दो, क्योंकि वो है ही नहीं डेटाबेस वाले पॉइंट में. ओके रियल लाइफ में है या नहीं है उसका डिस्कशन करो ही मत, आपको बुक को फॉलो करना ही है. मैंने आपको 50 बार बोला हुआ है, हर एक लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया कि अपनी बुक से बाहर कॉन्सेप्ट जाना ही नहीं चाहिए. बुक मतलब मॉड्यूल के बाहर, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बाहर कॉन्सेप्ट ही नहीं जाना चाहिए भाई. देयर इज नो कॉन्सेप्ट जो आप इंस्टीट्यूट ऐसा अपनी मर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आ जाएगी और बोलेगी तुम सॉल्व करो. नहीं भाई, तो एक नाम तो आपका वैसे ही कट गया. अभी 3 नाम. अभी 3 नाम में सबसे पहला मेरे को आप याद करके बताइए, डिजाइन ऑफ डेटाबेस कौन करेगा? नाम से समझ में आ रहा है, डिजाइन ऑफ डेटाबेस जो करेगा वो आर्किटेक्ट करेगा. तो आर्किटेक्ट हमेशा डिजाइन ऑफ डेटाबेस करता है. डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, ऐसे वर्डिंग यूज किए हुए थे अपन ने. वैसे अपने सिलेबस में ज्यादा डिटेल टेक्निकल कंटेंट नहीं है, लेकिन डिजाइन ऑफ डेटाबेस नाम से. आर्किटेक्ट क्या करता है हमेशा यार? नाम देखो ना, आर्किटेक्ट यार बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, बिल्डिंग थोड़ा ना बनाता है. तो ये लोग बोलते हैं डेटाबेस की जो डिजाइन करेंगे वो आर्किटेक्ट है. यानी भाई आर्किटेक्ट. अपने को कौन बंदा चाहिए? क्या अपने को डिजाइन करने वाला बंदा चाहिए? आंसर इज नो. अगर क्वेश्चन बोलता था हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन ऑफ डेटाबेस, देन योर आंसर इज डेफिनेटली डेटाबेस आर्किटेक्ट. ओके मालिक, और एक छोटा सा पॉइंट. ओके मेरा वॉल्यूम थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, मतलब मैं थोड़ा सा, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर मेनी डेज, ऑलमोस्ट ए मंथ, मतलब आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए कोविड एंड अदर थिंग्स. तो
मेरी अलग ही लेवल की खुशी है, क्योंकि ये मेरे वापस मैं अपने काम में आ रहा हूँ। तो काम देखो, आदमी जब आइसोलेशन रहता है और उसके बाद वो जब काम में आता है तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो दैट्स हाउ सिनेरियो। तो आप मतलब ऐसा हो सकता है आप कमेंट वमेंट में डालोगे मालिक सर माइक दूर पकड़ो, इतना चिल्लाओ मत, ओके जैसा वैसा। तो मालिक ये मैं ऑटोमेटिकली होता है सर, लेक्चर में आया, मैं तुम लोग से बात करने लगा, वैसे कोई है नहीं सामने मेरे पास अभी, लेकिन मेरे को ऐसा अपने अपने अंदर की फीलिंग आती है कि समझाते वक्त, तो इसलिए हो सकता है कि वॉल्यूम ऐसा आप सुनते सुनते यूट्यूब पे सुनते सुनते ऐसा वॉल्यूम पीक में आ जाए। तो ठीक है, उसके ऊपर आप मतलब कमेंट मत करना कि सर माइक थोड़ा दूर रखो या थोड़ा स्लो बोलो। ठीक है भाई यार, आदत है मालिक, मालिक आदत है मालिक, मालिक। तो थोड़ा सा तो मेरे को ये बताइए, डेटाबेस अगर क्वेश्चन में आता है, डेटाबेस डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नाम ब्लाइंडली नाम दे सकते हो, डेटाबेस आर्किटेक्ट। ओके, तो डेटाबेस आर्किटेक्ट, अगर यहां पर अपने को डेटाबेस डिजाइन का बंदा चाहिए क्या? नहीं। तो कौन चाहिए? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कैरिंग आउट रूटीन डेटाबेस मेंटेनेंस का टास्क एंड मॉनिटरिंग का टास्क? तो डेटाबेस आर्किटेक्ट खत्म, तो ये भी आपका चला गया। बचे दो नाम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एनालिस्ट। अब यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसको कंटेंट में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपने को लगेगा, हाँ भाई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यार डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ही नाम करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर है ना। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने लेक्चर में क्लियरली बताया था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंफ्यूजिंग होगा। मेरे को बताओ, ओके एक सिंपल सा लॉजिक था, अगर डिजाइन बनाई है तो डेटाबेस डेवलप भी तो कोई करेगा। देखो, आर्किटेक्ट बिल्डिंग की डिजाइन बनाता है, तो उसी तरह यहां पर डेटाबेस आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाई है। एक्चुअल डेटाबेस बनाएगा कौन? एक्चुअल डेटाबेस कौन बनाएगा? एक्चुअल बिल्डिंग बनाने वाला कौन है? बिल्डर है ना। उसी तरह इधर एक्चुअल डेटाबेस कौन बनाएगा? याद रखना, हमेशा एक्चुअल डेटाबेस बनाने वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डेटाबेस को बिल्ड करता है, बिल्ड डेटाबेस करता है और मेंटेन करता है। ओके, तो यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करता है, नहीं बोल रहा हूं नहीं, ओके, बट लेकिन वो उसका मेन काम बिल्डिंग ऑफ डेटाबेस है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सपोर्ट करने के लिए हमेशा डेटाबेस एनालिस्ट होता है, और डेटाबेस एनालिस्ट हमेशा, अगर आपको याद होगा, ये जूनियर टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसका मेन काम होता है रूटीन टास्क करना, रूटीन टास्क, रूटीन टास्क। इसीलिए अगर आप देखोगे तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एनालिस्ट में से मोस्ट सुटेबल आंसर या मोस्ट बेस्ट आंसर इसमें क्या होगा? ओके, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी कैरिंग आउट रूटीन डेटाबेस मेंटेनेंस and monitor this task. Okay, it will be always a database analyst, not database administrator, because database administrator का main काम is to build database, is to build database, याद रखना। ओके, हाँ वो मेंटेन करेगा, मेंटेन करना मतलब क्या? उसको अपडेट्स करना। ओके, तो वो अपडेट करेगा, लेकिन रूटीन टास्क नहीं करता डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो कौन करता है? डेटाबेस एनालिस्ट। ये हुए आपके तीन आंसर। ओके, मतलब मैंने आपको बताया कि तीन आंसर नेगेटिवली कैसे क्या सॉल्व किए। डेफिनेटली एग्जामिनेशन में अपन इतना टाइम नहीं डाल सकते कि एक एमसीक्यू के लिए इतना टाइम जितना मैंने बोला, लेकिन ये मेरा समझाने का तरीका है, तो आपका ब्रेन तो वैसे ही चलेगा ना फटाफट। हाँ भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा थोड़ा ना तू उस टाइम पे थोड़ा नहीं नहीं, और ऐसा ऐसा नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन में हार्डली 1 मिनट 1.5 मिनट में काम खत्म हो जाना चाहिए आपका। ओके, बट टू द एक्सटेंट दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स मालिक। ओके, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट का तरीका बताया कि कैसे वर्कआउट होता है ये मालिक, तो आपको इस तरह से ही आपको देखना होगा। ओके, तो ये क्या थर्ड, मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ रहेगा कि किस तरह से। और मैं आपको बता दूं, डेटाबेस एडवाइजर उन्होंने पंचायती डाली है, ऐसे एक नाम डाल दिया है, तो ऐसे भी नाम डाल सकते हैं। तो याद रखना, वापस बोल रहा हूं, ओके वापस बोल रहा हूं, कान खुले मालिक, एग्जैक्टली ध्यान रखना, नो थिंग विल बी आउटसाइड योर बुक इन इंटरमीडिएट। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, सीए इंटर का सिलेबस इज टू बुक, ओके, सीए फाइनल यू विल बी आउटसाइड एनवायरमेंट। ओके, ये क्लियरली ध्यान रखना है। इसको मैं हमेशा एक जोकिंग वे में बताता हूं कि सीए फाउंडेशन चीटी जितना सिलेबस रहता है, सीए इंटर ओके हाथी है, लेकिन हाथी ही है, हाथी के बाहर नहीं है। सीए फाइनल का सिलेबस जंगल है, तो जंगल मतलब बहुत सिलेबस बहुत बड़ा होगा, बाहर से कुछ भी आ सकता है। तो अपने को यहां पर क्लियरली आपको याद रखना है, इधर है ना ऐसा पट्टे लगा के रख लीजिए और दिमाग में क्लियरली रखिएगा भाई, बुक से बाहर नहीं जाना है अपने को। ओके, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग मत लगाना, अगर तेरे पास नॉलेज भी रहेगा ओके, वो नॉलेज अपन बाद में यूज करेंगे। ओके, क्योंकि आज के डेट में अपने को समझ में आ रहा है, व्हाइट जूनियर की एड देख रहे हो आप, ऐसे लोग हैं ऐड बता रहे हो। ओके, तो मतलब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके दे आर सेइंग फॉर कोडिंग फ्रॉम चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यानी यार भाई 8-9 साल का बच्चा, तो लॉजिकली इट में हैव इम्पैक्ट। तो सेम लॉजिक आप ये समझो ना, अभी एग्जांपल, अभी ये जो कोडिंग वाला पॉइंट है, मतलब ये जो एड का डिस्कशन हो रहा है, ये कोडिंग वाली एड का पॉइंट है। तो ये एड में क्या है? ओके, इंजीनियर बनाना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले पॉइंट है, ये सब स्ट्रक्चर है। तो इट इज ए बिग डील जब ये नाम आ रहा है। तो डेटाबेस एडवाइजर नाम है, ऐसा नहीं कि ये डेटाबेस एडवाइजर करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है।
तो जो अपने सिलेबस में नहीं है उसको आप अपने इंटर लेवल तक, प्लीज बी क्लियर, इंटर लेवल तक उसको बाहर रखिए मालिक। एवरीबडी क्लियर? तो इस चीज पे आप फोकस करिए मालिक, इस चीज पे आपको मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मालिक। ओके, तो ये हुआ आपका तीसरा एमसीक्यू। और मैं आपको बता दूं, अपना एमसीक्यू में ही मैं टाइम पास मतलब बोलते हैं ना अपन, पंचायती ज्यादा कर रहे हैं। रीजन सिंपल है मालिक, क्या है वो एमसीक्यू को ही सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ओके, थियोरेटिकल क्वेश्चन तो वैसे ही अपने यार रिवीजन लेक्चर से रट गए हैं, कॉन्सेप्चुअली अपने को मालूम है आंसर है, एक हाथ दो आंसर प्लस माइनस होते हैं, उसमें ज्यादा और कुछ इंपैक्ट नहीं होता। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द मैनेजमेंट ऑफ स्वीट एंड सोर हैज शोन इट्स कंसर्न what would happen if any of its employee dishonestly make use of personal information of customer? Which of the following section of IT Act 2000 will help Sweet and Sour to deal with this situation? दिस इज अ गुड क्वेश्चन मालिक। ओके, ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनका क्वेश्चन क्या है, अपन ने क्या डिस्कस किया था कोई स्टडी में, सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाएंगे जिसके अंदर एक ही डेटाबेस के अंदर सब कस्टमर का डेटा होगा। अब ये डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर का अपना डिस्कशन हुआ, डेटाबेस एनालिस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। कहीं ना कहीं डेटाबेस एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर द एम्प्लॉय ऑफ स्वीट एंड सॉर। डोंट यू थिंक ये भी तो फ्रॉड कर सकते हैं यार, ये भी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, ये भी तो चोरी कर सकते हैं यार डेटा। आज के डेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट डेटा। इट्स ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनीबॉडीज लाइफ। ये अपन कितनी बार समझ चुके हैं यार पढ़ते पढ़ते यार, डेटा डेटा कितना सेंसिटिव चीज है यार, डेटा डेटा। तो मालिक ये क्या बोलते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि यार कौन सा सेक्शन है जो स्वीट एंड सोर को बचा सकता है अगर एम्प्लॉय ने, अगर डिसऑनेस्टली, यानी हमें एम्प्लॉय पे भरोसा था लेकिन एम्प्लॉय फिर भी डिसऑनेस्ट निकला और उसने चोरी की, वो स्वीट एंड सोर को अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि देखो, अगर एग्जाम्पल तुम कस्टमर हो, तुम मेरे कस्टमर हो, ओके, तुमने अपना डेटा मुझे दिया, अब मेरे एम्प्लॉय ने उसको डिसऑनेस्टली चुरा लिया, अब मैं अपने आप को कैसे लायबिलिटी के हिसाब से बचा सकता हूं? ये डिस्कशन इस सेक्शन में किया, मतलब ये डिस्कशन इस क्वेश्चन में किया जा रहा है मालिक। तो इन्होंने ऑप्शन कौन से दिए, पहले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं मालिक। तो ऑप्शन की कहानी कर लेते हैं मालिक। ऑप्शन पे क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन पे ये लोग बोलते हैं सेक्शन 43A दिया है, 43 दिया है, 66E दिया है, 66B दिया है। तो एक 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 बात कर लेते हैं। 43A में क्या होता है? ओके, अगर आपको याद होगा तो 43A में हम लोग ये बात करते थे कि हम अगर नेग्लिजेंट रहे सिक्योरिटी डालने में, नेग्लिजेंट रहे सिक्योरिटी डालने में, हमारे नेग्लिजेंट रहे सिक्योरिटी डालने में, तो ही हम लायबल होंगे। अनलेस अनटिल हम लोग नेग्लिजेंट नहीं है तब तक हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। ये सेक्शन 43A में बात किया हुआ है मालिक, समझ में आ रहा है? सेक्शन 43A में अगर आपको याद होगा लास्ट सेक्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर आप टेक्स्ट बुक अभी देखते हो तो लास्ट सेक्शन देखिए 43 है, जिसमें अगर ऐसा है कि हम नेग्लिजेंट रहे तो हम पे करेंगे, हम लायबिलिटी लेंगे, लेकिन हमने बहुत प्रोटोकॉल्स डाले, सिक्योरिटी डाली, सब कुछ डाला जो एकदम बेस्ट टू बेस्ट था और उसके बाद भी चोरी हुई तो हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी 43A। ठीक है, मैं पहले एक बार सब डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद आगे जाते हैं। ओके, 43, अगर सेक्शन 43 आपको याद होगा तो ये भी न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। ओके, ये भी मई 20 से इंसर्ट हुआ है। 43 में अगर आपको याद होगा तो एक्सेस पे मोटा मोटी आंसर है, यानी अनऑथराइज एक्सेस हुआ, अनऑथराइजली आपने डाउनलोड किया, अनऑथराइजली कुछ चीजें की, अनऑथराइजली कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ इंपैक्ट किया, अनऑथराइजली डिनायल ऑफ सर्विस डाल दिया, ये सब कुछ अगर किया तो सेक्शन 43 लायबिलिटी आएगा। यानी सेक्शन 43 क्या बोलता है? ओके, द पर्सन विल बी लायबल इफ देयर इज एन अनऑथराइज्ड एक्सेस। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, वो 10 पॉइंट का आंसर है वो। ओके, तो वो 10 पॉइंट का आंसर अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो भाई 43A के पहले ही आपको सेक्शन 43 मिल जाएगा, जहां पर आपको ये बताया कि अनऑथराइजली अगर एक्सेस किया है, यानी परमिशन के बिना आपने मेरे पास सिस्टम में एक्सेस किया तो आपकी लायबिलिटी है। ओके, तो यानी 43A ओके, इसके मेरी गलती नहीं है तो मैं लायबल नहीं हूं। 43 अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ तो लायबिलिटी है। 66E, अगर आपको याद है 66 के 66 65 66A नहीं था, ए ये गया है, BCDE ये सारे सेक्शंस अपने साथ सिलेबस में है। तो 66E में क्या बोला हुआ है? इफ यू रिमेंबर, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी वायलेशन के लिए ये सेक्शन है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो ये प्राइवेट एरियाज के पिक्चर की बात की थी। अगर कोई प्राइवेट एरियाज के पिक्चर्स निकाले गए हैं और वो उनकी परमिशन के बिना शेयर करता हूं, प्राइवेट एरियाज के पिक्चर है, इट इज नथिंग टू डू विद डेटा, मतलब डेटा ही है लेकिन इट इज नथिंग टू डू विथ एग्जैक्टली, इट इज अबाउट मोर अबाउट प्राइवेट एरियाज पिक्चर। तो सेक्शन 66E is about private areas pictures which is shared without permission, and और एक है 66B, if you are dishonestly receiving
स्टोलन कंप्यूटर। ओके यानी आपको अगर कोई कंप्यूटर मिला है जो स्टोलन है और आपको मालूम है कि स्टोलन कंप्यूटर है, आपको मालूम है कि वो स्टोलन मोबाइल है, चोरी किया हुआ मोबाइल है, चोरी किया हुआ कंप्यूटर है, तो आप 66 बी में लायबल रहते हैं। तो अब मेरे को बताओ ओके क्या ये सेक्शन इज डिस्कसिंग, यानी जो क्वेश्चन ये बोला हुआ है क्वेश्चन 4 जहां पर मेरे एम्प्लॉय मेरा डेटा चुरा लेंगे और मैं लायबल नहीं रहना चाहिए, ये सेक्शन के लिए मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है, या तो नेगेटिव आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहला 66 बी आने वाला नहीं, क्योंकि चोरी करने वाला स्टोलन कंप्यूटर या डेटा के रिलेटेड नहीं है, इट इज अबाउट कंप्यूटर और मोबाइल, डायरेक्टली हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट में आता है। मालिक आपको मालूम है कि आपको ये रिसोर्सेज चुराए हुए हैं। दूसरा सिनारियो 66 प्राइवेट एरिया के पिक्चर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इधर कोई प्राइवेट एरिया के पिक्चर्स कहीं पर स्टोर नहीं किए जा रहे हैं। ओके यहां पर 43 अनऑथराइज एक्सेस किया तो लाइबिलिटी आएगी, 43 अनऑथराइज एक्सेस किया तो लाइबिलिटी आएगी, और 43A ओके अगर हम नेग्लिजेंट रहे तो लायबल होंगे। ओके तो आपको समझना है कि यहां पर ये लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन को अच्छे से देखो। द मैनेजमेंट ऑफ स्वीट एंड सोर हैज शोन इट्स कंसर्न व्हाट वुड हैपन इफ एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय डिसऑनेस्टली मेक यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हेल्प स्वीट एंड सोर टू डील विद सिचुएशन, यानी कौन सा सेक्शन है जो इनकी मदद करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर दोनों सेक्शन को थोड़ा मोर प्रूफ मतलब अच्छे से देखे तो 43A वुड बी मोर सुटेबल आंसर। 43 तो भाई लाइबिलिटी के ऊपर बताएगा, 43A ये अगर प्रूव करते हैं, स्वीट एंड सॉर प्रूव करते हैं कि इनकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तोड़ है, कंट्रोल तोड़ है, इन्होंने सब सिस्टम बरोबर डाले थे, उसके बाद भी चोरी हो गई। ओके वो मतलब उनके प्रोटोकॉल्स बरोबर थे लेकिन फिर चोरी हो गई, 43A उनको बचा सकता है। दैट इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट हियर। तो आपने ये ध्यान रख लेने का। एंड लास्ट क्वेश्चन ओके ये उन्होंने बताया था कि ये सेपरेटली, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सो ये सेपरेट आंसर था, बट 4 क्वेश्चन इंटीग्रेटेड एमसीक्यू के रिलेटेड थे जो अपन ने खत्म कर लिया मालिक। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के रिलेटेड काम खत्म हो जाने चाहिए मालिक। तो आई डू थिंक चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए, मतलब मैंने आधा घंटा सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ाने में, एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ाने में डाले, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्या कॉन्सेप्ट के क्या पॉइंट है। ओके तो अगर कुछ नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए मालिक, मैं रिस्पॉन्ड करता मालिक। ओके क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ए सेपरेट क्वेश्चन। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ SVE लिमिटेड एंटरप्राइज डेवलप्ड MIS रिपोर्ट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, यानी ये लोग MIS रिपोर्ट कब बनाते हैं, जब रिक्वायर्ड है तब, जब तक रिक्वायर्ड नहीं है तब तक MIS रिपोर्ट नहीं बनाते। ठीक है मालिक। इट डज नॉट जनरेट MIS रिपोर्ट फॉर ईच एंड एवरी डे, यानी हर रोज, नॉट जनरेट, ओके हर दिन नहीं बनाते। आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्ट जनरेटेड बाय SVE लिमिटेड। ओके यानी इन फॉलोइंग टाइप्स में से MIS रिपोर्ट कौन सी ये इन चारों में से कौन सा बेस्ट सुटेबल आंसर है आपको ये बताना है। एक है ऑफ डिमांड MIS रिपोर्ट, एक है डिमांड MIS रिपोर्ट, एक है रिक्वायर्ड MIS रिपोर्ट, एक है ऑन डिमांड MIS रिपोर्ट। एनीवे अगर आप देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट को अगर अपने पूरे सिलेबस में देखे तो अपने सिलेबस में सिर्फ ओनली MIS डिस्कस किया हुआ है, MIS डिस्कस किया है अपने सिलेबस में। इफ यू रिमेंबर द रैट का आंसर रिलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ब्रीफ में अब ये बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। ये आपको डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, ओके डेटा माइनिंग, इस पोर्शन के साथ ये लिंक किया जा सकता है, बिजनेस रिपोर्टिंग इस पोर्शन के साथ ये लिंक करके MIS रिपोर्ट को दिया जाता है। यानी ये चैप्टर 2 का जो लास्ट वाला पोर्शन था, इफ रिमेंबर बिजनेस रिपोर्टिंग के रिलेटेड, वो पोर्शन पे ये डिस्कशन आता है। अभी मेरे को बताओ इसमें MIS कब बनाते हैं ये लोग, MIS कब बनाते हैं, क्या ये हर रोज बनाते हैं? आंसर इज नो। तो अगर हर रोज नहीं बनाते हैं, अगर हर रोज नहीं बनाते, अगर आप देखोगे तो हर रोज नहीं बनाते तो बॉस कान खत्म। तो ये रेगुलर रिपोर्ट नहीं है, ओके बेस्ड ऑन एवरीडे रिपोर्ट नहीं है। ऑफ डिमांड ओके MIS रिपोर्ट यानी ओके कभी भी इरेगुलर वे से बनाना ये पॉसिबल नहीं होगा। डिमांड MIS रिपोर्ट मतलब क्या होगा, जब रेगुलर वे से डिमांड आ रही है, रेगुलर वे से डिमांड, यानी डेली अगर ये रिपोर्ट बनाएंगे तो डिमांड MIS रिपोर्ट हो जाएगी। डिमांड डेली डिमांड है, इनकी फ्रीक्वेंसी है डिमांड की, ओके हर 15 दिन में डिमांड करेंगे, हर 10 दिन में डिमांड करेंगे, ओके ये कॉन्सेप्ट आता है डिमांड MIS रिपोर्ट। यानी अगर रेगुलर बेसिस पे बनती है तो डिमांड MIS रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिक्वायर्ड MIS रिपोर्ट यानी फ्रीक्वेंसी अगेन डिफाइंड है, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सिनेरियो, ओके यानी एक्चुअली आई मिस्ड आउट, मैं ऊपर नीचे में होगा। डिमांड MIS रिपोर्ट यानी जो भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये लोग डिमांड करेंगे तब, ये मैं मिस कर गया बोलना, जब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिमांड करेंगे, और अगर हर फ्रीक्वेंसी पे बनती है तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड MIS रिपोर्ट। यानी एग्जांपल आई रिक्वायर्ड MIS रिपोर्ट एवरी मंथ, तो हर महीने में MIS रिपोर्ट आएगी, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड MIS रिपोर्ट। ओके आई रिक्वायर्ड MIS रिपोर्ट एवरी मंथ बट ओनली व्हेन देयर इज अ डिमांड,
अगर डिमांड हुआ तो मैं डिमांड आया तो मैं हर महीने में एमआईएस रिपोर्ट लूंगा, दैट इज डिमांड एमआईएस रिपोर्ट। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड एंड डिमांड एमआईएस रिपोर्ट, जस्ट मेक इट श्योर। ओके, डिमांड एमआईएस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, अगेन रिक्वायर्ड एमआईएस रिपोर्ट इज कंप्लीटली ऑन फ्रीक्वेंसी, बट इन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट, ओके, इफ देयर इज अ डिमांड एंड along with frequency, okay, then it is a demand MIS report. ओके, एंड लास्ट इज ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट, यानी जब जब हम डिमांड करेंगे तब तब आपको एमआईएस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एंड दिस इज मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस, बिकॉज यहां पर एमआईएस रिपोर्ट कब बना रहे हैं, ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो ये ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? सो लॉजिकली अगर अपन बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल, जब अपन इसको अपन करेंगे तो एक्सेप्शन रिपोर्ट काइंड, एक्सेप्शन रिपोर्ट, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर चैप्टर 3 में अपन ने कंट्रोल्स में पढ़ा था एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कैन बी एन ऑफ डिमांड एमआईएस रिपोर्ट। ऑफ डिमांड मतलब हम मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर एक्सेप्शन रिपोर्टिंग आया तो हमें एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करके दो। चैप्टर 3 में इफ रिमेंबर एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस, तो अंदर प्रोसेसिंग कंट्रोल के अंदर, ओके, प्रोसेसिंग कंट्रोल के अंदर पहले एक एक्सेप्शन रिपोर्टिंग करके होता था। तो एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट रहा, दैट इज कॉल्ड एन ऑफ डिमांड एमआईएस रिपोर्ट। यानी कुछ एक्सेप्शंस आए, एक्सेप्शंस कुछ आए तो मेरे को रिपोर्ट करो, नहीं हुए तो मत करो, ऑफ डिमांड। यानी आई एम नॉट डिमांडिंग, ओनली इफ दिस सिचुएशंस अराइज तो देन इट बिकम्स ऑफ डिमांड। ओके, डिमांड एंड रिक्वायर्ड एमआईएस रिपोर्ट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। डिमांड एमआईएस रिपोर्ट और रिक्वायर्ड एमआईएस रिपोर्ट, रिक्वायर्ड मतलब फ्रीक्वेंसी बेस होता है, डिमांड भी फ्रीक्वेंसी बेस होता है, खाली उसमें एक ही फर्क होता है कि फ्रीक्वेंसी पे हम लोग डिमांड करेंगे, कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स आई तो डिमांड करेंगे, पर फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे। ऑन डिमांड जब मन किया, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, यानी हो सकता है मैं कंटिन्यूस 7 दिन मंगाऊं, हो सकता है उसके बाद मंगाऊं। आज मुझे देखना है सेल्स कितना हुआ, ओके, तो ये कौन सा हुआ, ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट। ओके, 10 दिन के बाद मुझे वापस देखना है सेल्स कितना हुआ, ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट। मुझे 13 दिन के बाद देखना है सेल्स कितना हुआ, ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट। दिस इज हाउ ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट वर्क्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, ओके, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन ए बेसिक पॉइंट। लेकिन आप ये ध्यान रखना सर, अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ रहा तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट तो अपने इससे अंदर रहता नहीं है। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑल टुगेदर ये लिंक कर दिया उन्होंने पूरा बिजनेस रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर। तो इस केस में आपको थोड़ा सा एडिशनल ये ध्यान रखना है कि ये लोग, ओके, ऑन मतलब अगर टाइम पे मंगाते हैं तो वो रिपोर्ट का जो भी नाम होगा वो रिपोर्ट का वही नाम होगा, रिपोर्ट चाहिए। और अगर वो जब चाहिए तब मंगाते हैं तो वो ऑन डिमांड हो जाता है। ऑन डिमांड और ऑफ डिमांड में इतना ही रहता है, फर्क क्या होता है, मैंने अभी मंगाया तो दैट इज ऑन डिमांड, मैंने बाद में मंगाया तो अभी ऑन डिमांड। ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो मेरे को देना, कुछ ऐसा हुआ तो मेरे को देना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है उसका, अचानक पूरे साल तक कुछ भी नहीं होगा ऐसा और अचानक एक दिन में होगा वैसा, तो मेरे को रिपोर्ट देना, दैट इज ऑफ डिमांड। ओके, यानी डिमांड, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली आई विल बी डिमांडिंग, इट इज ऑफ आई एम नॉट डिमांडिंग, लेकिन मैंने बोला है कि मेरी डिमांड क्या है कि एक्सेप्शन हुआ तो भेजना। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन योर एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट इज ओवर। ओके, तो यहां पर मेरे ख्याल से एमसीक्यू की कहानी सबको क्लियर है, एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में बैठा होगा कि एमसीक्यू में क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे कवर करना है, एंड आई एक्सप्लेन्ड दीज ऑल कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में। ओके, अब अपन जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अपन कवर करते हैं, बट बिफोर दैट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो वैसे सारे के सारे अपने कवर हो चुके हैं सिलेबस में, लेकिन ओके एक बार इसका सारा का सारा प्रोसेस गो थ्रू कर लेते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लेना मालिक। ओके, लेट्स गो विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा काम हो जाएगा। ईआरएम फ्रेमवर्क, ईआरएम अगर याद होगा चैप्टर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एंड क्रिएट द वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ओनर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, सोसाइटी ओवरऑल। ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम फ्रेमवर्क। मतलब आप देखो मां कसम साला क्वेश्चन केस स्टडी की मतलब ऐसे 2-3 लाइन दी है, लेकिन मेनली उनका क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम आर देयर, अगर आपको याद होगा 8 कंपोनेंट्स। ओके, 8 कंपोनेंट्स है ईआरएम के, अगर आपको याद होगा तो पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। वापस आते हैं, सबसे पहला क्या था, इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा इवेंट आइडेंटिफिकेशन, चौथा अगर याद है आपको दरवाजा या खिड़की, रिस्क असेसमेंट, उसके हिसाब से मैं देखूंगा क्या करना है, रिस्क रिस्पॉन्स, उसके बाद क्या एक ही हाथ दिखा था मैंने, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ओके, देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। कौन से 8 कंपोनेंट्स है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव सेटिंग, उसके बाद इवेंट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिस्क असेसमेंट, उसके बाद रिस्क रिस्पॉन्स, उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ओके, ये आपके 8 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, बस खत्म स्टोरी।
तो यहां पर भी अपने को कोई ज्यादा हेडेक है नहीं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम की कहानी भी स्टोरी मतलब कोई आई डोंट थिंक इसमें अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ईआरएम के कंपोनेंट्स आपके लिए तोड़ 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 खत्म हो जाते हैं मालिक। तो ईआरएम के कंपोनेंट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड दिस इज अगेन वेरी इजी आंसर, अगर आता है तो बोनस है, आप ध्यान रख लेना। ईआरएम के वैसे अपन ने क्वेश्चन क्या क्या किए थे, रिमेंबर बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम आपको मैंने बताया था, और कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, ये दो ईआरएम के क्वेश्चन आपने तोड़ अच्छे से याद रखना चाहिए। एनीवे ईआरएम कितना भी कर लो, एलडीआर आंसर है मालिक, एलडीआर रहेगा ईआरएम एनी पॉइंट ऑफ टाइम मालिक। ओके, तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। मैं आंसर नहीं देख रहा हूं, आप चाहिए तो आंसर देख लीजिए, आपके आंसर शीट में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, लेकिन मैं आंसर पे एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं बिकॉज अपन डिस्कस कर रहे हैं आंसर, और सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जैसे जैसे जाओगे नोट्स पे, ओके, बट मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप वापस वीडियो यूट्यूब पे देख, अगर आपको आंसर वापस रिकॉल करना है तो रिपीट कर लीजिए, और क्या। ओके, 7th क्वेश्चन, ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है मालिक, फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है। अब ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपका कर चुका हूं। ओके, जो मैंने 3 लेक्चर फ्लो चार्ट, इवन 3 लेक्चर मैंने फ्लो चार्ट के जो ऑल टुगेदर आपके पेनड्राइव में या मैंने जैसे भी किए होंगे, मैं सिर्फ वो वर्चुअली सेम एक ही बार मैंने किया है, और वो तीनों के तीनों लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं मालिक। ओके, तो तीनों के तीनों लेक्चर है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वो लेक्चर में मैंने सॉल्व कर लिया है, ये आपके ऑलरेडी बुक का है। ओके, एक 3-4 क्वेश्चन नए सॉल्व करने वाला हूं मैं, चौथा लेक्चर फ्लो चार्ट का मैं अभी डालने वाला हूं, तो प्रोबेबली ये वीकेंड तक मैं चौथा लेक्चर भी फ्लो चार्ट का मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मालिक। तो आपके लिए फ्लोचार्ट के 3 पुराने लेक्चर और एक नया लेक्चर इस अटेम्प्ट के लिए, तो ये 4 लेक्चर आपने फ्लोचार्ट के देखने चाहिए। बहुत क्वेश्चन मुझे आया कि सर फ्लोचार्ट आएगा कि नहीं आएगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, इट इज अ मैटर ऑफ 6 to 7 आवर्स टू डू दैट फ्लोचार्ट, यानी 6 आवर्स ऑफ पुराने लेक्चर और मेरे 1.5 घंटे का 2 घंटे का मैक्स टू मैक्स पकड़ लो, वो लेक्चर रहेगा फ्लोचार्ट का। 7-8 घंटे का लेक्चर है, मतलब अगर आपने एक बार देख लिया तो वापस पूरा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सब दिमाग में बिठा लो भाई, एक बार गो थ्रू होना चाहिए फ्लो चार्ट। ओके भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक बार फ्लो चार्ट गो थ्रू होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके, देखिए सिलेबस छोड़ के मत जाइए, डोंट मेक योरसेल्फ वल्नरेबल, मेक इट श्योर। ओके, वल्नरेबिलिटी, ओके, बहुत बहुत क्वेश्चन यही आ रहा है कि एग्जामिनेशन का कैसे क्या सिनेरियो, मेक श्योर आपने चैप्टर 1 जो अच्छे से पढ़ा है उसी को अच्छे से याद रखो यार। थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन हुआ तो रिस्क एक्सपोजर होता है, तो एक्सपोजर ना हो। ओके, अपन जैसे कोविड का बात करें तो भाई देखो, थ्रेट तो है ही ना, बाहर मार्केट, बाहर कोविड का सिनेरियो तो रहेगा, डोंट क्रिएट वल्नरेबिलिटी भाई। मास्क का यूसेज, ओके, हैंड सैनिटाइजर एंड अदर थिंग्स, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वेरी करेक्टली। ओके, अब ऐसा भी होता है कि प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भी इंपैक्ट हो सकता है, व्हाट एवर इट में भी। अब इस पे मैं ज्यादा ये वीडियो में डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस कंटेक्स्ट के साथ में बता रहा हूं कि फ्लो चार्ट के इसमें, तो फ्लो चार्ट का रिस्क लेना कि नहीं लेना ये आपका चॉइस रहेगा। ओके, मतलब सर वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ओके, व्हाट एवर इट में भी, मैं एज्यूम करूंगा कि आएगा ही। ओके, मेरा एजम्पशन ऐसा रहेगा यार, आ सकता है। तो वो फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है मालिक, समझो यार, अगर फ्लो चार्ट 8 मार्क का आया ना, 8 मार्क ऐसे चुटकी में अपने हाथ में यार 8 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 पेज की थियरी लिखोगे, उसमें भी आधी मतलब 2-4 चीजें फेकोलॉजी करोगे, सच है यार। फ्लोचार्ट कॉन्सेप्चुअली एकदम सीधा है ना यार। तो फ्लोचार्ट का वीडियो देख लेना, और एक नया वीडियो डालूंगा मैं, चौथा वीडियो, वो आप जरूर देख लेना मालिक। ओके, वो कोविड की वजह से सब डिले हो गया मालिक। ओके, लेकिन बट टू द एक्सटेंट आप भी जानते हो ये मेरे हाथ में पॉइंट नहीं था, बट मैं एक एक धीरे धीरे अपडेट कर रहा था मालिक। तो ये फ्लोचार्ट का आप क्वेश्चन नंबर 7 फ्लोचार्ट का आंसर आपको फ्लोचार्ट के वीडियो में मिल जाता मालिक। ओके, चैप्टर 2, चैप्टर 1 के ये 2 क्वेश्चन दिए इन्होंने, तो चैप्टर 1 का सिनेरियो हो गया। चैप्टर 2, अ मीडियम साइज, क्वेश्चन नंबर 8 पे हूं मालिक मैं। अ मीडियम साइज एंटरप्राइज एबीसी लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम नॉट थ्रू इट्स ओन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट but rather through outsourcing its IT function using cloud-based application. Enlist the characteristics of cloud-based application on various parameters that would help ABC company. क्वेश्चन को आपने देखा होगा, गौर फरमाया होगा। ओके, ये लोग क्या चाहिए, मेनली क्वेश्चन क्या चाहिए, जो मैंने हाईलाइट किया वो क्वेश्चन मेन, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस ऑन वेरियस पैरामीटर दैट वुड हेल्प एबीसी कंपनी, यानी एबीसी कंपनी को डिसीजन लेना है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए जाने के लिए, इसीलिए उनको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। देखो, ये आप आरटीपी पढ़ रहे हो और जिसमें लिखा हुआ है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए चीजें आसान है कि हाँ भाई चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा मालिक। एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर ये कहीं पर रहेगा, और एग्जामिनेशन में गड़बड़ क्या होगी मालूम है क्या, आपको ये लगेगा, जो मैंने हाईलाइट किया उसकी बात कर रहा हूं, आपको ये लगेगा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 4 एंड दे वांट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, which is completely wrong because they don't want characteristics of cloud. उनको characteristics of cloud नहीं चाहिए मालिक, तो फिर क्या चाहिए, उनको चाहिए characteristics of cloud based application.
They don't want characteristics of cloud computing. They want characteristics of cloud based application. अब cloud based application कहां पर है? Okay, अपने chapter 2 में कहां से मालूम पड़ेगा? How many types of application software are there? याद आया मालिक? There are 3 types of application software. One is installed, one is okay web application, and one is cloud based application. याद आया मालिक? That third cloud based application. तो सर उसमें तो characteristics दिए नहीं थे. अरे भाई difference between में उन्होंने सारा चीज समझाया था ना. 7 पॉइंट if you remember क्या थे 7 पॉइंट? वही 7 पॉइंट तो इधर लिखने हैं. इंस्टॉलेशन एंड नाम चालू करना था उसी के हिसाब से. इंस्टॉल्ड ऐप के साथ में याद आया. इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस. एक्सेसिबिलिटी. उसके बाद ऐसा था मोबाइल एप्लीकेशन. याद आया मालिक? उसके बाद ऐसे 2 पॉइंट थे. डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी. उसके बाद ऐसा और एक था. ओके दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. एंड लास्ट पॉइंट वाज फ्लेक्सिबिलिटी. ये 7 पॉइंट आपको यहां पर रखने हैं. 7 पॉइंट. इफ यू रिमेंबर दिस 7 पॉइंट्स वर इन डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट. इफ यू रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में था? डिफरेंस बिटवीन ओके अगर आपको याद है तो इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन. ओके तो सर इसमें क्या डिफरेंस बिटवीन में आंसर लिखना है? नहीं. हेड पॉइंट वो आप यूज करोगे. 7 हेड पॉइंट में से पहला हेड पॉइंट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, तीसरा मोबाइल ऐप, चौथा डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी, पांचवा परफॉर्मेंस एंड लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. ये 7 हेड पॉइंट लिखोगे और मसाला क्लाउड वाला मसाला आपको लिखना है. ये मैंने क्लास में क्लियर बताया था कि वो ऑप्शन कितने आते हैं क्वेश्चन के. ओके यानी एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन आता है, एक क्वेश्चन आएगा खाली इंस्टॉल पे आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है क्लाउड पे आ सकता है. ये पॉइंट ध्यान रखना एंड वही पॉइंट इन्होंने दिया है. बट मेरे को क्या हाईलाइट करना था? क्यों मैं पंचायती कर रहा हूं इतनी? एग्जामिनेशन में गड़बड़ क्या होगी? एग्जामिनेशन में आप में से मैं बता रहा हूं 50% स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, वो लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे मालूम है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, स्केलेबल, ओके वो वाला सिनेरियो लिखेंगे, ऑन डिमांड, वो सब लिख के आएंगे जो कि गलत हो जाएगा मालिक. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. प्लीज मेक श्योर आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान देना एग्जामिनेशन में. दिस कैन बी द बेस्ट एग्जांपल जिसमें क्वेश्चन का कंफ्यूजन हो सकता है मालिक. दिस कैन बी बेस्ट एग्जांपल जिसमें क्वेश्चन का कंफ्यूजन हो सकता है मालिक. इसीलिए ध्यान रखिए. आत्मा क्लियर है मालिक? एवरीबॉडी ओके सो दैट्स इट. ओके ये पॉइंट आ गया. 8वां पॉइंट. 8वीं के बाद आता है आपका 9th पॉइंट. 9th क्वेश्चन के इसमें 9th क्वेश्चन में अपन क्या ले रहे हैं? ओके 9th क्वेश्चन को पढ़ते हैं मालिक. तो 8वां क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हुआ. ओके 9th क्वेश्चन. Identify the functional module of ERP. Okay, module of ERP that controls the business flow in an organization and facilitate coordinating, monitoring, and optimizing all processes in organization, and elaborate the key features of this module. Okay, अब यहां पर कौन से मॉड्यूल की बात हो रही है यही समझ में नहीं आ रहा. देखो अगर आपको याद होगा टोटल 12 मॉड्यूल अपन ने पढ़े थे. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का मॉड्यूल, कंट्रोलिंग का मॉड्यूल, एचआर का मॉड्यूल, परचेज का मॉड्यूल, सेल्स का मॉड्यूल, कस्टमर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट का मॉड्यूल, ओके सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मॉड्यूल, प्रोजेक्ट सिस्टम का मॉड्यूल, प्लान मेंटेनेंस के मॉड्यूल. ओके यहां पर अपन ने एक 12 पॉइंट की लिस्ट पढ़ी थी यार मॉड्यूल्स की. अब इन्होंने कुछ नहीं दिया. अभी देखो कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना होगा मालिक. आइडेंटिफाई द फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी दैट कंट्रोल्स द बिजनेस फ्लो इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑल प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोबरेट द की फीचर्स. ठीक है मैं एलोबरेट द की फीचर्स को मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूं, यानी मुझे की फीचर्स लिखने उस मॉड्यूल के. लेकिन आइडेंटिफाई, क्वेश्चन देखिए मालिक, क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी दैट कंट्रोल्स बिजनेस फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इस लाइन में से मेरे को सबसे बोलना है आइडेंटिफाई द फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी दैट controls the business flow in organization. Which module controls the business flow in organization? And it will be only one module if you remember, and that is called controlling module. तो इसीलिए इसका आंसर जो आपके लिए रहेगा दैट विल बी कंट्रोलिंग मॉड्यूल. कंट्रोलिंग मॉड्यूल अगर आपको मालूम है सेकंड मॉड्यूल है. ओके ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के बाद वाला मॉड्यूल है आपके लिए कंट्रोलिंग मॉड्यूल. और इसका ये मैंने वैसे भी एलडीआर मार्क कराया था ड्यूरिंग लेक्चर, बिकॉज ये जो आंसर आया है ये नवंबर 19 तक नहीं था, मई 20 के अटेम्प्ट से ये पहली बार आया हुआ है. तो इसके पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे मालिक. इसका आंसर बहुत ईजी था इफ रिमेंबर. ओके 7 पॉइंट थे. सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, दूसरा था कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, तीसरा था एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग. कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरनल ऑर्डर्स, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने का, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर. ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. 7 पॉइंट कौन से वापस मैं रिकॉल करा रहा हूं मालिक. ओके इजी आंसर है. सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग. कॉस्ट एलिमेंट पहले ओवरऑल निकालना याद होगा तो, फिर कॉस्ट सेंटर एक एक कॉस्ट का निकालने का, तीसरा सिनेरियो एक्टिविटी बेस्ड, ओके एक्टिविटी का कॉस्ट निकालने का, उसके बाद है इंटरनल ऑर्डर्स यानी आपस
के ऑर्डर्स के कॉस्ट निकालने के, उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्ट यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट निकालने का, उसके बाद आपका है प्रॉफिट निकालने का। तो लास्ट 2 पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस निकालना और प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मतलब एक प्रोडक्ट पे अपने को कितना प्रॉफिट मिलता, और प्रॉफिट सेंटर क्या वो प्रॉफिट सेंटर है या नहीं है। ये 7 पॉइंट था। ये मोर ऑफ कॉस्टिंग का आंसर है। फिर रिमेंबर मैंने लेक्चर में समझाया हुआ था, ये मोर ऑफ कॉस्टिंग का आंसर है, मोर ऑफ कॉस्टिंग का, लेकिन ये 7 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। ओके, तो वापस आते हैं सबसे 7 पॉइंट इसके क्या आंसर है। बहुत इजी आंसर है, लेकिन इसमें मेनली मार्क्स किसके होंगे, एक तो आइडेंटिफाई करने के होंगे, आइडेंटिफाई और की फीचर्स लिखने के। लेकिन याद रखना आइडेंटिफाई सही करना, की फीचर्स तो ठीक है अपने को लिखना ही है, पर आइडेंटिफाई सही करना, बिकॉज आइडेंटिफाई करना रहा इन्होंने बहुत सही तरीके से क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई करो मॉड्यूल कौन सा है। तो मालिक एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट। ओके तो मेरे ख्याल से आपका ये 9th क्वेश्चन भी क्लियर है। ओके 9th क्वेश्चन में भी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी है कि कैसे वर्कआउट रहेगा। ओके तो इसके 7 पॉइंट क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड, इंटरनल ऑर्डर, उसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट। ये 5 चीजें कॉस्ट के ऊपर थी, और लास्ट जाता प्रॉफिट पे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रॉफिट सेंटर, बात खत्म। ओके ये हो गए तुम्हारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एवरीबडी क्लियर मालिक। ओके ये होने के बाद चैप्टर 3 चालू हो गया मालिक। मेरे ख्याल से चैप्टर 2 के लिए सब लोग क्लियर। चैप्टर 3 चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th को अपन बात करते हैं। क्वेश्चन 10th की क्या सिनेरियो। शेयर एंड केयर इज ए मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी हैविंग वेरियस ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री. The company used a centralized data warehouse to store a data of all branches at its headquarters in Mumbai. ओके यानी डेटा वेयरहाउस के ऊपर बात चल रही है। एलोबरेट द बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस दैट मे बी अवेल्ड बाय शेयर एंड कंपनी। ओके शेयर एंड केयर कंपनी, आंसर इज थोड़ इजी यार, बोनस है। डेटा वेयरहाउस आया तो बोनस है। डेटा वेयरहाउस में सबसे पहला आपका था क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस, दूसरा पॉइंट इफ रिमेंबर ओके टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, ओके टॉप डाउन एंड बॉटम अप, एंड तीसरा द बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस आर देयर मालिक? 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस आर देयर। याद करने की कोशिश करो, सबसे पहले अच्छे से समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड पॉइंट अगर याद होगा सेंट्रलाइज, तीसरा वन वर्जन ऑफ ट्रुथ। ओके वापस आते हैं, पहला बेटर अंडरस्टैंडिंग, सेकंड पॉइंट सेंट्रलाइज, तीसरा वन वर्जन ऑफ ट्रुथ, चौथा पॉइंट ऐसा समरी देता है स्नैपशॉट, एंड पांचवा पॉइंट एनालिसिस। तो 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस आर देयर, काम खत्म। व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस? तो इजी आंसर है बे। 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस क्या क्या है? सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से समझ में आता है चीजें, बेटर अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट अपन के लिए क्या था अगर आपको याद है तो सेंट्रलाइज व्यू देगा, सेंट्रलाइज क्योंकि ये सब कुछ सेंट्रलाइज रखेगा। तीसरा सिनेरियो वन वर्जन ऑफ ट्रुथ रहेगा, वन वर्जन ऑफ ट्रुथ रहेगा। ओके चौथा सिनेरियो स्नैपशॉट्स देगा अगर आपको याद है तो, और लास्ट पॉइंट आपके लिए एनालिसिस में मदद करेगा। दैट्स इट। ओके स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर है, हेड पॉइंट मसाला नहीं है मालिक। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपके 5 पॉइंट के आंसर हो गए। दैट इज बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डायरेक्ट यार क्या मतलब, इसमें तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलॉबरेट, ओके बहुत इजी आंसर है फॉर बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, आंसर ओवर। ओके तो ये हो गया आपके लिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंश्योर द एक्सेस टू सिस्टम डेटा एंड प्रोग्राम। डिस्कस वेरियस टेक्निकल एक्सपोजर ऑन विच लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड। बोनस क्वेश्चन ये भी आता है तो भाई बोनस है। आपको याद होगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मैंने 3B में बताया था। 3B में आपने याद होगा तो 3 सेट में अपन ने डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन ओके नेचर ऑफ आइस रिसोर्सेज, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन ओके मैंने ऑडिट फंक्शंस। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ये अपन ने देखा। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आइस रिसोर्सेज, फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल, और बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन में ओके मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जिसमें से अगर आपको याद होगा तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव तो एक ही बार रीड करके छोड़ देना था, फिजिकल और एनवायरमेंटल रीड करके छोड़ देना तो बहुत आसान आंसर था। लेकिन लॉजिकल के लिए मैंने चार्ट बनवाया था जिसके अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में वायलेटर्स कौन थे वो बताया, दूसरा पॉइंट एक्सपोजर क्या है और कंट्रोल क्या थे। और कंट्रोल अगर आपको याद होगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम में यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पांसिबिलिटीज, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल एंड ओएस एक्सेस कंट्रोल, ये 5 एक्सेस कंट्रोल के बारे में आपने बात की थी इफ यू रिमेंबर। ओके और उसके अंदर एक्सपोजर अगर देखोगे तो एक्सपोजर 2 थे, टेक्निकल एक्सपोजर एंड असिंक्रोनस एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर, असिंक्रोनस एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर में कितने पॉइंट बताते हैं? एकदम इजी आंसर था, डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग के साथ बूम बॉम्ब। तीसरा ओके जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे, क्रिसमस कार्ड। चौथा कीड़े, वॉर्म्स। पांचवा सलामी टेक्निक एंड राउंडिंग डाउन। 6 पॉइंट ऐसे इजीली याद हो जाते हैं। और 7वां पॉइंट अगर आपको याद होगा तो एक मैंने बताया था स्पूफिंग का पॉइंट था, आईटी स्पूफिंग। एंड और एक पॉइंट अपन ने बात की थी ट्रैप डोर्स और बैक डोर्स, ओके जिसके अंदर आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, अगर फॉरगेट पासवर्ड कर दिया तो बैक डोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैप डोर्स। तो ये 8 पॉइंट आपको डिफाइन किए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट टेक्निकल एक्सपोजर, काम खत्म। ओके टेक्निकल एक्सपोजर्स के इसमें आपको यही ध्यान रखना होगा मालिक, टेक्निकल एक्सपोजर्स। तो टेक्निकल एक्सपोजर्स एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो टेक्निकल एक्सपोजर में क्या क्या पॉइंट है मैं एक बार इसमें अपडेट कर लेता हूं। ओके डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग, ओके उसके बाद है बॉम्ब,
उसके बाद है वॉर्म्स, उसके बाद है क्रिसमस कार्ड, उसके बाद है सलामी टेक्निक, अगर आपको याद है तो राउंडिंग डाउन। ये 6 पॉइंट तो आपको याद ही नहीं, मतलब दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए यार याद करने में। और उसके बाद और 2 पॉइंट है, अगर याद है आपको, ट्रैप डोर्स, और एक आपका लास्ट रहेगा एंड दैट इज स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग अगर आपको याद होगा तो फॉर्जिंग आईपी एड्रेस, आपके आईपी एड्रेस को फॉर्ज करना, डुप्लीकेट बनाना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये हो गया आपके आंसर विद रिस्पेक्ट टू द ओके चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 के इन लोग ने यही पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मेक श्योर ओके ये है। और असिंक्रोनस एक्सपोजर अगर आपको याद है तो आपको पिगी बैकिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया मालिक, पिगी बैकिंग, एक के पीछे एक जाना, पिगी बैकिंग, वायर टैपिंग, सबवर्सिव थ्रेड्स, ये कॉन्सेप्ट अपन ने बात किया था। ओके एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज डेटा लीकेज, जिसके अंदर से ओके स्पूफिंग करके एक आगे पीछे करना, वो कॉन्सेप्ट अपन ने बात की थी। ओके दैट इज असिंक्रोनस एक्सपोजर, टेक्निकल एक्सपोजर, मेक इट श्योर ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके ये हो गया आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 के बाद आपके लिए आता है चैप्टर 4 मालिक। चैप्टर 4 इफ रिमेंबर देयर वर 2 कॉन्सेप्ट, वन इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, एंड वन मोर इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स, एम कॉमर्स में क्या मतलब, ये किस तरह से क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन। तो इन लोग ने 2 क्वेश्चन वापस कवर किए चैप्टर 4 के। ओके देखते हैं चैप्टर 4 क्या बोलता है। मिस निशा हैज सेट अप अ होम टिफिन सर्विसेज। लगता है ईएस में टिफिन सर्विसेज का महत्व बहुत हो चुका है। इन्होंने कोविड के सिनेरियो को बहुत इंपॉर्टेंट लिया और उनको समझ में आया टिफिन सर्विसेज बहुत मैटर कर रहे हैं अभी। तो टिफिन सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट है, टिफिन सर्विसेज along with her business partner Miss Seema. Okay, no, though Nisha is not convinced, her business partner Seema is to certain to adopt the digital mode of payment than traditional method in their business. Oh, that's better because देखिए लॉजिकली निशा कन्विंस नहीं हो रही है, लेकिन निशा को कन्विंस होना पड़ेगा। आज के डेट में 2 चीज हो गई। सबसे पहली बात, कैश कैरी करने में कोरोना वायरस का ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा, और दूसरा सिनेरियो कैश ही नहीं बचा रहे पब्लिक के पास, क्योंकि सब जन के पास जो पैसा आ रहा है वो डिजिटल मोड में आ रहा है, और विड्रॉ करने के लिए कितना भी था तो एटीएम में जाओ और वापस साला वो पिन विन दबाओ और साला इंपैक्ट है, वहां पर भी वापस कोरोना वायरस का इश्यू आ गया, क्या मालूम, तो इंपैक्ट है। तो भाई यार सीमा का कहना बहुत सही है। ओके निशा ने सुनना चाहिए। ओके ऐसा पंचायती करा था मैं। टू कन्विंस निशा अबाउट द सेम, मिस सीमा जॉटेड डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स शी वुड हैव प्रिपेयर्ड। अब मेरे को बताओ कितना बेसिक आंसर है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। अब मेरे को बताओ डिजिटल पेमेंट के एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे। वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर है, अगर मैं ये इसको मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं ना, वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर है एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या था, इफ रिमेंबर इजी था। दूसरा पॉइंट ओके एनीवेयर, कहीं से भी पैसा आ सकता है, इजी एंड कन्वीनियंट है। पहला पॉइंट इजी एंड कन्वीनियंट था। दूसरा पॉइंट एनीवेयर, वी कैन पे एंड सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर। तीसरा पॉइंट अगर आपको याद है, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, गवर्नमेंट बहुत खुश हो रही है और गवर्नमेंट बोल रही है भाई ये करना है। चौथा अगर आपको याद है, रिटर्न रिकॉर्ड यानी लॉग्स हमेशा रहेंगे। एंड अगर आपको याद है लेस रिस्क, अगर लेकिन इसमें मसाला लिखते वक्त ध्यान रखना, लेस रिस्क में मैंने क्लियर कट बताया था, लेस रिस्क में क्या सीन था। ओके अगर अच्छे से यूज किया तो लेस रिस्क है। ओके ये 5 एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज आपके 3 है। सबसे पहला मैंने बताया था, मेरा बापू नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए दिक्कत है यार, उनको इजी नहीं है ये सब चीज करना, तो नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए दिक्कत आती है। ओके देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, डेटा लॉस हो सकता है मालिक, डेटा थेफ्ट का रिस्क है। एंड वन मोर पॉइंट विल बी देयर एंड दैट इज ओके मैंने आपको बताया, ओवर स्पेंडिंग। क्रेडिट कार्ड रहने के बाद तू खर्च करने में कमी थोड़ा ना करेगा। दिस इज समथिंग विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर। अगर ये आंसर आता है एग्जामिनेशन में, बोनस है मालिक, बोनस। ओके बोनस वाला पॉइंट है मालिक। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? आंसर इज इजी, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज आंसर उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13th. Mr. R, as an IT manager of a financial company, advised his management to allow their senior employee to use their own computing devices for official work under Bring Your Own Device policy. The management wishes to know about risk associated with BYD. Briefly explain the classification of BYD risk. Answer यार नाड़ी, नेटवर्क रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, डिवाइस रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क, बात खत्म। बहुत इजी आंसर था, इसमें ज्यादा पंचायती नहीं करूंगा। वैसे मैं खाली आपको इतना रिकॉल करा दूं, BYD ब्रिंग योर ओन डिवाइस में 2 क्वेश्चन थे, वन वाज बेनिफिट्स ऑफ BYD एंड वन इज रिस्क एसोसिएटेड विद BYD। तो ये क्वेश्चन रिस्क एसोसिएटेड विद BYD का रहेगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? परफेक्ट।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर, लास्ट पोर्शन ऑफ ईआईएस। तो ये लेक्चर अभी ये नेक्स्ट इसमें ही खत्म हो जाएगा, अभी अपना चैप्टर 5 का लास्ट बचा हुआ है तो उसको अपडेट कर देते हैं मालिक। ओके, तो चैप्टर 5 में कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या दिया हुआ है। Agro Development Bank is a cooperative bank with 2 branches in Jaipur city. The bank has decided to implement CBS with both branches for better interconnectivity between its branches and also facilitate management to deposit loan and credit card processing. Explain various stages involved in deployment and implementation of CBS. तोड़ इजी आंसर है। अगर आपको याद होगा सीबीएस के चार्ट में वहां पर अपन ने लिखा हुआ है सीबीएस के लिए स्टेजेस क्या होंगे जिसमें सीबीएस का डिप्लॉयमेंट होगा। तो अगर आपको याद है वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर था, ये भी बहुत आसान था, बट ये सीक्वेंशियल आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर, सबसे पहले अगर आपको याद होगा प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद बीओडी का अप्रूवल लेंगे कि भाई हम लोग को सीबीएस डालना है। वो बीओडी का अप्रूवल के बाद सिलेक्शन करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर केस में सिलेक्शन करेंगे। अब अपन को बनाना है या खरीदना है इसके ऊपर रहेगा, इसीलिए डिजाइन एंड डेवलप और प्रोक्योर, ऐसा था, डिजाइन एंड डेवलप और प्रोक्योर, ये पॉइंट आपके लिए था चौथे। इसमें वापस याद दिला दूं, सबसे पहले प्लानिंग, सीबीएस कौन सा चाहिए, मतलब सीबीएस की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है। सेकंड, बीओडी के पास अपन लेके जाएंगे और बीओडी बोलेगा ओके गो हेड विद सीबीएस। तीसरा, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन मतलब कौन से पॉइंट में जाना है, कौन से एरिया में जाना है। चौथा सिनेरियो, ओके अपन को इन हाउस बनाना है या अपन को खरीदना है। ओके, आप जो भी करो चौथे पॉइंट में, डिजाइन करो और डेवलप करो या प्रोक्योर करो। ओके, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक चीज करनी जरूरी है एंड दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के बाद हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस करेंगे और मेंटेनेंस के बाद ओके सपोर्ट एंड अपडेशन। अगर आपको याद होगा तो सपोर्ट एंड अपडेशन, ये आपको ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये अपने पॉइंट्स थे विद रिस्पेक्ट टू सीबीएस के स्टेजेस टू इंप्लीमेंट। वो व्हाट आर द पॉइंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड? फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज बीओडी का अप्रूवल, तीसरा इज सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, फोर्थ इज वेदर वी शुड डिजाइन एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर और एक्वायर द सॉफ्टवेयर। Either you design or develop or acquire, doesn't matter, you should do testing. After testing you do implementation, after implementation you do maintenance, after maintenance there is two things required, one is update and one is support. ये दो चीज required है। ये अपने मॉड्यूल में आंसर दिया है। अगर अपन आरटीपी दिखे तो इन्होंने एक और एक आंसर ऐड कर दिया है एंड दैट इज ऑडिट। आई डोंट नो वो कहां से उन्होंने क्यों ऐड किया या कहां पर कारण है, लेकिन उन्होंने न्यू मॉड्यूल में वो अपडेट करते वक्त इन्होंने एक पॉइंट को अपडेट किया आरटीपी में एंड दैट इज ऑडिट। यानी और एक पॉइंट डालते कि ऑडिट करवाना चाहिए, बस एक ही लाइन आंसर है उसका वैसे कुछ है नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Okay, that CBS must be audited internally as well as externally. Internally मतलब टेक्निकल ऑडिट भी होना चाहिए, एक्सटर्नली मतलब फंक्शनल ऑडिट भी होना चाहिए। ये इन लोग ने एक लाइन में समझाया है। तो ये आपके पास ऑडिट है, लेकिन अगर अपनी बुक देखे, टेक्स्ट बुक देखे या अपना मॉड्यूल देखे, ओके, इसके अंदर ऑडिट का पोर्शन का डिस्कशन नहीं था। ओके, तो अभी उन्होंने अपडेट किया मॉड्यूल के पॉइंट में और आरटीपी में, तो एक एडिशनल ऑडिट का पॉइंट आप उसमें अपडेट कर देना। ओके, बट नेवरदलेस दिस इज योर आंसर, बट दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द क्लास एंड दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर टू रिमेंबर मालिक। नॉट ए बिग डील, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से भारत माता की जय, इधर तक सब लोग को क्लियर है मालिक? ओके, तो चैप्टर 5 का ओके, यानी व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड, what are the various stages involved in deployment and implementation of CBS? The answer is very easy. Okay, so वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, प्लानिंग करो, ओके, बोर्ड का अप्रूवल लो, सिलेक्शन करो, उसके बाद ओके या तो बनाओ या तो खरीदो, डेवलप या एक्वायर, टेस्टिंग करो, इंप्लीमेंटेशन करो, मेंटेनेंस दो, अपडेट करो, सपोर्ट लो, मतलब कुछ इश्यूज आए तो सपोर्ट चाहिए एंड लास्ट एक एडिशनल पॉइंट है ऑडिट। ओके, सीक्वेंशियली आंसर होना चाहिए, बस ये मेक श्योर, ये ध्यान रहे आपको, ये सीक्वेंशियली आंसर जाना चाहिए मालिक। Explain the section 43 of IT Act related to penalty and compensation for damages to computer and computer system. अगर आपको याद होगा इसका आंसर is something which is related to unauthorized चीजें, यानी विदाउट परमिशन अगर आप आए, विदाउट परमिशन आप आए, ओके, तो क्या क्या आपके लिए रहेगा। तो मैं आपको इसको ब्रीफ में समझा दूं, और अगर आपको याद होगा तो ये स्टार्टिंग के एमसीक्यू में भी मैंने डिस्कस किया है। इफ यू रिमेंबर एक एमसीक्यू था जहां पर 43A 43 66B और 66E ऐसा कुछ एमसीक्यू में डिस्कशन था, उसी में मैंने बताया था 43A में अनऑथराइज कुछ किया तो क्या क्या था अनऑथराइज में, क्या क्या था, मैं इसके चार्ट में बना देता हूं, इजीली आंसर ध्यान रखने के लिए। अनऑथराइज एक्सेस किया, पहला इसको याद रखने के लिए मैंने इसको क्लास में वैसे बताया, इवन मैंने May 20 के आरटीपी के लेक्चर में भी इसको हाईलाइट करके ऐसे ही बताया हुआ है। तो याद रखना, अनऑथराइजली अगर एक्सेस किया है, ओके, एक्सेस किसका किया, तो अगर आपको याद होगा तो हमेशा हम एक कॉमन आंसर लिखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, तीन चीजें हमेशा रहती है। ओके, मैं इधर नहीं लिखता, ओके, मैं इधर इसके लिए लिखता था। अनऑथराइज एक्सेस किया है किसका सर, कंप्यूटर सिस्टम
एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये तीन वर्ड आप याद रखना, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। या आगे जाने के बाद सब में वही आंसर है। अनऑथराइज क्या क्या किया है? एक्सेस किसका? कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके, उसके बाद अनऑथराइज, ओके, डाउनलोड किया है। ओके, क्या? डेटा डाउनलोड किया, अनऑथराइजली पूछे बिना डाउनलोड किया है डेटा या उसकी कॉपीज बनाई। ओके, डाउनलोड किया। अनऑथराइजली इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया? मां कसम वायरस। अनऑथराइजली डैमेज किया, क्या डैमेज किया? वापस तुम्हें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। तो देख ले क्या क्या अनऑथराइजली। अनऑथराइजली एक्सेस किया, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। अनऑथराइजली डाउनलोड किया, ओके, डेटा इंफॉर्मेशन। अनऑथराइजली इंट्रोड्यूस किया, वायरस। अनऑथराइजली डैमेज किया, क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। अनऑथराइजली डिसरप्ट किया, डिसरप्ट मतलब काम रोक दिया, बीच में रोक दिया, क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, उसके साथ में अनऑथराइजली और एक, ओके, डिनायल किया, डिनायल ऑफ सर्विस किया। सर किसमें? ओके, वापस कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। यानी देखो तीन चीजें, डैमेज किया, डिसरप्ट किया या डिनायल किया। सर व्हाट इज, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डैमेज मतलब पूरा काम खत्म, तुम्हें एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। डिसरप्ट मतलब तुम करना चाहते हो लेकिन रुक रहा है या नेटवर्क आ रहा जा रहा है। यानी एग्जांपल, डैमेज किया मतलब तुम्हारा मैंने मोबाइल तोड़ दिया। ओके, डिसरप्ट तुम्हारे मोबाइल के नेटवर्क में नहीं दे रहा हूं। और डिनायल यानी पूरी तरह सिस्टम ही बंद कर दिया। ओके, डाउन टाइम हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट डिनायल में आ जाता है। और इसके साथ में, ओके, इसके साथ में एक एडिशनल आपको याद रखना था, असिस्ट किया, किसी को मदद की। ओके, क्या करने में? ओके, एक्सेस करने में। ओके, मदद की अनऑथराइज एक्सेस करने में। यानी ओके, यू हैव हेल्प्ड समबडी टू डू अनऑथराइज एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, यानी इसमें क्या डिफरेंस है मालिक? ये फर्स्ट, अगर आप देखोगे फर्स्ट और ये आपको मिक्स मैच नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में आपने अनऑथराइज एक्सेस किया और जो मैंने हाईलाइट किया है ना, उसमें आपने किसी को मदद की अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए। और इसके साथ में और एक दो पॉइंट है, तुमने किसी का क्रेडिट कार्ड लेके पेमेंट किया, यू हैव चार्ज फॉर द सर्विसेज, चार्जेस पे किया। अनऑथराइजली तुमने किसी का क्रेडिट कार्ड यूज किया पेमेंट करने के लिए। एंड और एक पॉइंट आपके लिए आएगा, डिस्ट्रॉय किया। ओके, क्या? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय की, बात खत्म। दैट्स व्हाट योर सिनेरियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, इसके ये वाले अलावा और भी कुछ तुमने स्टील किया, कंसील किया, ये पंचायती है, बट ये सेक्शन 43 का आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इफ रिमेंबर, मैंने आपको बोला था एक 8-10 पॉइंट है आपको जो याद रखने के लिए। तो इसमें क्या क्या है 43, सेक्शन 43 में? अनऑथराइजली यानी बिना परमिशन के, बिना परमिशन में आपने एक्सेस किया मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, या मेरे सिस्टम से डेटा या इंफॉर्मेशन आपने डाउनलोड किया, या मेरे सिस्टम में वायरस डाला, या मेरे सिस्टम को डैमेज किया, या मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब किया, या मेरे सिस्टम को डिनायल ऑफ सर्विस किया। ओके, या मेरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किसी को तुमने मदद की, या तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अनऑथराइजली किया किसी और को, और या तो मेरा डेटा डिस्ट्रॉय किया। ओके, ये केसेस में सेक्शन 43 एप्लीकेबल होगा और 43 का जुर्माना इज इन सेक्शन 65 एंड 66। ये आपको ध्यान रखना होगा। सेक्शन 66 इज एप्लीकेबल फॉर 43 वाला सेक्शन। 43 में आपको यह बताया गया है पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन से केसेस एप्लीकेबल है? तो केसेस अपने डिस्कस कर लिए। दिस इज व्हाट योर ईआईएस का पॉइंट। तो यहां पर अपना लेक्चर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ईएस। ओके, सो आई वुड टेक ए ब्रेक विद रिस्पेक्ट टू ईएस के कॉन्सेप्ट में। ओके, ईएस के बाद तो ये लेक्चर को मैं यहां पर एंड कर देता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट आरटीपी में कुछ एक हाथ दो क्वेश्चन कुछ आपको हेल्पफुल लगा होगा, वॉट एवर इट में भी, जो भी है आरटीपी का डिस्कशन ये रहेगा। और एलडीआर और रिवीजन मतलब मैं एक जो चार्ट्स है अपने उसके पूरे रिवीजन करके मैं एलडीआर बना के ये मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीक के इसमें। ओके, सो मालिक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू एज सून एज पॉसिबल, लेकिन आप मेरे एंगल से भी समझिए कि वीकनेस है, हाफ लगती है, थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, तो इसकी वजह से प्लस माइनस है मालिक। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर एग्जाम्स तोड़ रहे अपनी। ओके, सेंटर कैसा क्या रहेगा उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा मालिक, बट मेक श्योर। ओके, देखिए, ओके, एवरीबडी नीड टू स्टार्ट। कोरोना कोई अभी जाने वाला नहीं है, ना अगले साल जाने वाला है। इट विल टेक ए टाइम। ओके, वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, खाली एक थोड़ा सा अपने को ये है, स्टे सेफ, स्टे होम की जगह स्टे सेफ एंड ट्रैवल सेफ। ये कॉन्सेप्ट में आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओके, सेफली ट्रैवल करिए। मास्क, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका इंश्योर रखिए मालिक। टेक केयर मालिक, एंजॉय।